हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में आज हमें कंटिन्यू करना है दिल्ली सुल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को। हम समझ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तनत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे देयर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। So in today's session, we will try to understand their provincial administration and especially we will try to understand the ICTA system. So make sure कि previous सभी sessions आपने attend ज़रूर किए हों और जो questions मैंने previous session में दिए हैं make sure कि आप उनके answers लिख कर मुझे ज़रूर भेजें। Alright, now let us start with today's topic. शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। का एडमिनिस्ट्रेशन। सो फार हमने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, या जिस तरह हम पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन द प्रीवियस सेशन हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझा था। इन टुडेज सेशन वी विल अंडरस्टैंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर वी विल स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड द इक्ता सिस्टम. What is ICTA system? And then in the next session we will discuss the local administration. So in central administration क्या पढ़ा था हमने? That at the helm is the Sultan. Sultan is the supreme power, source of all the powers. सारी judicial, legislative, executive, military, ये सारी powers finally vested हैं सुल्तान में. And Sultan is assisted, सुल्तान को असिस्ट करने के लिए एक असेंबली है दैट इज़ नोन एज मजलिस खिलवत, और समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज मजलिस आम. राइट, दिस मजलिस खिलवत कंप्राइजेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स और ऑल द इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंटल हेड्स. जो बर्नी ने 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बताए हैं, या उसके अलावा फर्दर जो डिफरेंट सुल्तान्स ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऐड किए हैं, या ऐसे ऑफिसर्स जो विदाउट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं बट ऑफिसर्स उनके बहुत इंपॉर्टेंस के हैं, ऑल दोज स्पेशली द मिनिस्टर्स दे कंप्राइज ऑफ दिस मजलिस खिलवत या मजलिस आम. राइट, देन वी हैव बर खास और बर आम. बर खास इज द असेंबली वेयर सुल्तान टॉक टू मुस्लिम नोबल्स, मलिक्स एंड नायक्स, एंड बर आम जहाँ पर सुल्तान जो है वो जस्टिस डिस्पेंस करता है. राइट, सो सुल्तान के साथ जो है वो सुल्तान की काउंसिल बर खास और बर आम जुड़े हुए हैं. देन कम्स दी, अकॉर्डिंग टू बर्नी, 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स. सो दीवान वजारत, राइट, वजीर यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है खासतौर पे. इनिशियली वजीर के पास पावर्स ज़्यादा थी बट देन रेवेन्यू का काम, रेवेन्यू के असेसमेंट का काम और रेवेन्यू के ऑडिटिंग का काम, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट रखना और उसके ऑडिटिंग का काम कर रहा है. ठीक है, जिसके लिए वज़ीर को असिस्ट कर रहे हैं मुशर्रफ और मुस्तफ़ी. देन दीवान अर्ज. दीवान अर्ज इज़ द मिलिट्री डिपार्टमेंट. हु एस्टेब्लिश्ड दीवान अर्ज? राइट, दिस मिलिट्री डिपार्टमेंट, सो इट इज़ रिटन हियर दैट बलबन एस्टेब्लिश्ड दिस डिपार्टमेंट. इसका हेड है अर्ज ममलिक या अर्ज ममलिक, जो कि मिलिट्री कमांडर नहीं है. कमांडर इन चीफ जो है वो सुल्तान ही है मिलिट्री का. राइट, देन दीवान रिसालत, राइट, जिसके ऊपर डिबेट है वेदर इट इज़ एन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट और अ डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिकॉज इसका हेड सदर है उस, या सुदरस सदर, जो कि बाद में काजी उल कज़ात भी ये पोजीशन जो है वो होल्ड करता है. राइट, एक रिलीजियस हेड के रूप में ये पोजीशन वो होल्ड करते हैं. बट कन्फ्यूजन इसीलिए है वेदर इट वाज एन एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट, बिकॉज many a times this sadr us sudr also used to welcome और एड्रेस, या कोर्ट में जब भी कोई बाहर से फॉरेन डिग्नेटरी आता था तो उन्हें एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस करने का काम जो है वो सदर उस सदर करता था. तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो है वो बन गई वेदर इट इज़ एन एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट और अ रिलीजियस और अ डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रिलीजन. ठीक है, बट ज़्यादा कंसेंसस किससे है that this department is related to religion. Then we have दीवान इंशा, the royal correspondence department, जिसका हेड है दाबिर ममलिक. राइट, apart from that there are many other departments
दीवाने वकूफ़, राइट, देन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया दीवाने मुस्तक राज, देन दीवाने कोही, राइट, देन दीवाने इश्तियाक, दीवाने खैरात एंड दीवाने बंदगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी अदर ऑफिसर्स जो कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए, लाइक बरीदे ममलिक, आमिर हजीब, आमिर मंजलिश, आमिर आतिश, सरे जानदार एंड नायब ममलिकात. So all this we have covered in the previous session. In today's session we will start with the provincial administration. So the Turkish rulers, we have discussed in the previous session that क्यों Turkish armies were successful over the Indian rulers, right? बट जैसा तैसा करके वो जीत तो गए नॉर्थ इंडिया पर, ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पर उन्होंने इनिशियली कंट्रोल कर तो लिया फ्रॉम मुल्तान टू लखनौती. बट इतने बड़े एरिया को वो गवर्न कैसे करेंगे जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो नॉन मुस्लिम है और वो ऑलमोस्ट उनके अगेंस्ट है. सम वर इन सपोर्ट ऑफ देम बिकॉज इनिशियली कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही कई हिंदू नोबिलिटी जो है वो उनकी सेना में शामिल थी, बट मेजॉरिटी ऑफ हिंदू नोबिलिटी वॉज अगेंस्ट देम, राइट. तो इतने बड़े पॉलिटिकल जो भी कंट्रोल था उनका फ्रॉम मुल्तान टू लखनौती, इसको कंट्रोल में करने के लिए दे हैव टू डिवाइड दिस होल एम्पायर इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, राइट, और वी कैन से स्मॉलर प्रोविंसेस. बट आज जो हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जो बाद में प्रोविंसेस इन द फॉर्म ऑफ सूबे जो डेवलप होंगे ड्यूरिंग मुगल रेन, दोज वर दी एक्चुअल प्रोविंसेस जो कि प्रेजेंट टाइम तक हम जानते हैं उन प्रोविंसेस को, या जो प्रेजेंट प्रोविंसेस हैं इंडिया के जो सूबे हैं उनके प्रेडिसेसर सूबे कौन से हैं, दोज हु वर एस्टेब्लिश्ड बाय द मुगल्स. बट बिफोर मुगल्स एन अटेम्प्ट वाज मेड टू मेक डिफरेंट प्रोविंसेस इन इंडिया एंड दैट अटेम्प्ट वाज मेड बाय टर्किश रूलर्स. ऐसा नहीं है कि इंडियन रूलर्स ने अटेम्प्ट नहीं किया था, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the attempt made by Turkish rulers here. So these Turkish rulers tribal origin से आ रहे हैं, but they learned about statecraft from Persians and Byzantium. The Byzantine Empire and from the Persian empires या Persian जो administrative setup था वहाँ से इन्होंने knowledge gain करके इंडिया में प्रोविंसेस सेटअप करने की कोशिश करी, राइट. सो एंड द प्रोविंसेस, नंबर ऑफ प्रोविंसेस अंडर दिल्ली सल्तनत एट इट्स हाइट वाज 25 इन नंबर्स, 24 or 25 in numbers. An Arabian scholar Shihabuddin ul Umar said that there were 24 provinces, whereas Barni said there were 20 प्रोविंसेस. सो इनिशियली कम थे प्रोविंसेस और धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़े, बट दीज प्रोविंसेस वर रिलेटिवली स्मॉलर, राइट, और वी कैन से दैट देयर इज अ ज़्यादा नंबर जो है वो स्मॉलर प्रोविंसेस के थे और कम प्रोविंसेस थे जो बड़े थे, लाइक गुजरात है, दक्कन, माबार, बंगाल, इस तरह के प्रोविंसेस जो कि बड़े प्रोविंसेस थे वो उनका नंबर जो है वो कम है और छोटे प्रोविंसेस का नंबर जो है वो ज़्यादा है, राइट. वेरएज मुगल टाइम्स तक आते आते हम देखेंगे कि सूबे के नंबर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट रिलेटिवली बड़े सूबे हमें देखने को मिलेंगे, राइट. एंड दीज प्रोविंसेस वर गवर्नड बाय गवर्नर्स. ऑब्वियसली प्रोविंसेस वर गवर्नड बाय गवर्नर्स, और इन गवर्नर्स के लिए डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट जो है वो नाम यूज़ किए गए हैं, राइट. कई जगहों पर इन्हें नायब सुल्तान कहा गया है, राइट, बिकॉज दे एक्टेड एज दीज गवर्नर्स, दे एक्टेड एज मिनिएचर सुल्तान्स, दे एक्टेड एज मिनिएचर सुल्तान्स. Why they acted as, or why we call them miniature sultans? Because these provinces, they were exact replica of the center. Their administration was the exact replica of the center. That means they had those similar, not similar but same departments जो center में थे वही departments provincial level पर भी मौजूद थे.
और सेंटर में जो काम, उन सभी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने का काम जो सुल्तान कर रहा था, प्रोविंसेस में वही काम गवर्नर कर रहा था. दैट इज़ वाई गवर्नर वर ऑल्सो नोन एज मिनिएचर सुल्तान, इसीलिए कई बार उनको नायब सुल्तान भी कहा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट द मोर पॉपुलर टर्म्स आर मुक्ति और वाली, राइट. एंड प्रोविंसेस के लिए मोर पॉपुलर टर्म इज इक्ता, जो कि अभी थोड़ी देर में हम थोड़े डिटेल में जाकर समझते हैं. बट पहले मैं आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, राइट. एंड द पावर्स ऑफ दीज नायब सुल्तान्स और मुक्तीज और वाली, right, it varied according to the sultan that is at the center, right. It is the sultan, if the sultan has the character or the strength to control its governors, the naib sultans or muktis or walis, then the governors were kept in check, right. they उनकी पावर जो है वो कंट्रोल में रखी गई. नहीं तो गवर्नर्स जो हैं वो टाइम एंड अगेन हाथ से बाहर निकलते हुए हमें नजर आए, जिसका एक प्राइम एग्जाम्पल है दैट बंगाल लखनौती में बैठे हुए जो गवर्नर थे, इनिशियल गवर्नर थे दिल्ली सुल्तानों के, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज सुल्तान ऑफ बंगाल, राइट. एंड देन दे इनफैक्ट गॉट लेजिटिमेसी फ्रॉम द खलीफा. सो आप मुझे बताएंगे वो कौन थे गवर्नर, किसके टाइम की बात है ये? वी हैव डिस्कस दिस इन पॉलिटिकल हिस्ट्री, राइट. देन नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेस्ड ऑन दी, as I said, there were many provinces. So based on the size, right, so some of the provinces were near the center, near the capital, and some were far away from the capital. Some were smaller in size, some were larger in size. So based on their nearness to the center or farness from the center or size, we can divide the provinces into three categories. तीन कैटेगरीज में हम इन प्रोविंसेस को बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी इज द रिलेटिवली स्मॉलर प्रोविंसेस, राइट. एंड दीज रिलेटिवली स्मॉलर प्रोविंसेस वर क्लोज टू द सेंटर. क्लोज टू द सेंटर यानी दिल्ली के नजदीक जो प्रोविंसेस थे वो रिलेटिवली स्मॉलर साइज के थे. एंड सिंस दे आर क्लोजर टू द सेंटर, तो यहां पर सुल्तान का कंट्रोल ज्यादा था एज कंपेयर टू गवर्नर, राइट. गवर्नर यहां हम कह सकते हैं, यहां पर गवर्नर जो है वो रिलेटिवली वीक थे, राइट. और इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं हम, सच एज स्मॉलर प्रोविंसेस कौन कौन से, लाइक मेरठ, ठीक है, बरान, कोइल, कन्नौज, बदाऊं, सरहंद या सरहिंद, समाना, दीपलपुर, मुल्तान, औध, राइट. सो दिल्ली दोआब के नज़दीक के प्रोविंसेस और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के कुछ प्रोविंसेस लाइक समाना, दीपलपुर, मुल्तान, राइट, दे वर रिलेटिवली स्मॉलर प्रोविंसेस एंड मोर इन कंट्रोल ऑफ सुल्तान. नेक्स्ट अप इज द प्रोविंसेस दैट आर रिलेटिवली लार्जर. अब आप पूछेंगे सर कि कुछ प्रोविंसेस छोटे क्यों थे और कुछ प्रोविंसेस लार्जर क्यों थे? तो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि ये प्रोविंसेस में बंटवारा जो है वो क्यों किया गया और किस बेसिस पर किया गया. देयर आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, बट लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ द लार्जर प्रोविंसेस जो कि रिलेटिवली दे वर बेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द कैपिटल, राइट. And Sultan has little to no control, has little control. Initially Sultan has no control over such larger provinces, right. जैसे जैसे हम बलबन के बाद खलजी एंड देन तुगलक्स की तरफ एंटर करेंगे, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा. देखिए
दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की करेक्टरिस्टिक ये है कि दैट दी जनरली हम पढ़ते हैं इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बट वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे नहीं था, राइट। हाईली फ्यूडल और हाईली डिसेंट्रलाइज्ड जो इंडियन हिंदू स्टेट्स थी उन्हें इकट्ठा करके धीरे धीरे दिल्ली सुल्तानों ने सेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया है। एंड दैट इज एविडेंट इन द टर्म ऑफ इल्तुतमिश, देन रजिया, देन बलबन एंड देन द खलजीज एंड देन द तुगलक्स। धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन बढ़ा है और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक आते आते धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इतने सारे रिवॉल्ट्स हुए कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और फिर फिरोज शाह तुगलक को अपीसमेंट की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ी। नाउ ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मेक श्योर कि उन सेशंस को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, देन यू विल बी एबल टू बेटर कनेक्ट विद टुडेज सेशन। ऑलराइट, सो एज आई सेड, सुल्तान हैज लिटिल कंट्रोल ओवर दीज लार्जर प्रोविंसेस इनिशियली एंड देन धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो सुल्तान का बढ़ता है। प्रोविंसेस सच एज बंगाल, लार्जर प्रोविंसेस सच एज बंगाल, दक्कन, गुजरात, राइट। एंड यहां पर गवर्नर्स जो है वो कई बार टाइम एंड अगेन, लाइक इन केस ऑफ बंगाल, गवर्नर इतना स्ट्रांग हो गया दैट गवर्नर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी अ सुल्तान, राइट। दक्कन एंड गुजरात में भी ऐसा हुआ दैट द गवर्नर्स दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स सुल्तान एंड देन द center do have to mobilize against them and to keep and then control them, and sometimes they were able to control them and sometimes they were not able to control them. And at the later part, especially जब अफगान रूल शुरू होगा, then these provincial governors will go ahead and declare themselves as sultan and establish a separate sultanate. So हमें दक्कन में separate सल्तनत देखने को मिलेगी, गुजरात में हमें separate सुल्तान, गवर्नर्स जो हैं वो सुल्तान का टाइटल लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो देयर वी विल डिस्कस। थर्ड वाज वेयर गवर्नर, देखिए जनरली दीज गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, राइट। और किसको गवर्नर अपॉइंट करेगा सेंटर? अपने खास लोगों को जिनकी मदद से सुल्तान सुल्तान बना है, राइट। सुल्तान विल ट्राई टू अपॉइंट ऑल दोज नोबिलिटी, या अपने परिवार के लोगों को, अपने किन्समैन को या उन नोबिलिटी को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करने की कोशिश करेगा, राइट। बट जो लार्जर प्रोविंसेस थे, जब वो इनफ रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, सो व्हाट दे डू, राइट, दे बिकेम, उन प्रोविंसेस में होता है उसर्प्शन, यानी कि तख्ता पलट, और गवर्नर बनते हैं बाय द मीन्स ऑफ यूजर्प्शन। एग्जिस्टिंग गवर्नर को शक्ति से हटाकर दूसरा गवर्नर वहां पर जाकर बैठ जाता है, राइट, विच इज नॉट अपॉइंटेड, अ गवर्नर विच इज नॉट अपॉइंटेड। एंड सेंटर को उनकी गवर्नरशिप एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट गवर्नर है, इंपॉर्टेंट प्रोविंस में है, लाइक बंगाल में या दक्कन में या गुजरात में, राइट। ये गवर्नर हेड ऑन, इनिशियली ये गवर्नर जो है वो हेड ऑन सेंटर से नहीं भिड़ेगा, बट जैसे ही इनको सेंटर वीक होता हुआ नजर आएगा, दे विल रिबेल अगेंस्ट सेंटर। सो देयर वर सच प्रोविंसेस जहां पर गवर्नर्स वर नॉट अपॉइंटेड बट अ रिजल्ट ऑफ यूजर्प्शन, राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, समटाइम्स द नेटिव रूलर्स, द नेटिव चीफ्स were allowed to retain their territories, ठीक है। सो इन द थर्ड काइंड, लार्जर प्रोविंसेस हैं जहां पर पहले गवर्नर को अपॉइंट किया सुल्तान ने, बट दैट गवर्नर वाज रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स हु इज मोर पावरफुल एंड मोर कैपेबल। नाउ द सुल्तान विल हैव टू एक्सेप्ट द governorship of the usurper, because that usurper is obviously belong to us nobility and is very important for sultan, and sultan is in no position right now to take care of this, right। तो सुल्तान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइक इन केस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ऐसा हुआ, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ऐसा हुआ, ठीक है।
और दूसरा केस ऐसा है थर्ड टाइप ऑफ प्रोविंसेस में, दैट किसी एक नए इंडियन हिंदू टेरिटरी को कॉन्कर किया, राइट, और वहाँ के जो नेटिव रूलर्स हैं उन्हीं को ही वापस जो है वो गवर्नर बनाकर बिठा दिया, राइट, बिकॉज सुल्तान इज नॉट दैट मच पावरफुल कि उनको पूरी तरह वहाँ से हटा सके। सब्जुगेट कर लिया बट पूरी तरह रिमूव नहीं कर पाए। तो नेटिव चीफ्स को दे वर अलाउड टू रिटेन देयर टेरिटरीज इन लिeu ऑफ एनुअल पेमेंट्स टू द सुल्तान, राइट, they were made as tributaries. They were supposed to pay annual payment to the sultan. So these are the three type of provinces. Next is, as I have already established, that these provinces, they were exact replica of the central government. Replica of central government. That means they will have the same departments at the provincial level जो कि central level पर है, right? तो वही departments है provinces में भी. And as I said that the governors of these provinces, they acted as miniature sultan. How come they are known as miniature sultan? Because the provincial administration is a replica of the central administration. So the role that is played by sultan at the center is the same role that is played by governors at the provincial level, right? That means the governor is the chief of executive and judicial body, right? But we can say the duties of governor is, he is chief of executive and judicial body, right? He will also handle the administration. That means he is responsible for law and order in the province, right? He is responsible for the maintenance of local militia in the province. He is responsible for the supervision of the public works. So all the duties of sultan at the central level were done by governors at the provincial level. That means administration, executive, judiciary, administration and military, right? Because these, especially the governors of the larger provinces, they had the mandate that they can carry on their own military expeditions in the name of sultan, right? They used to maintain a local militia of their own. They used to maintain military of their own, and that military will provide support, their military will provide support to the center whenever the center demands. So जो roles center में सुल्तान के हैं वही रोल provinces में गवर्नर के हैं, right? So governor was expected to maintain contingents of army and cavalry, that is intended for what? For both expansion at the province level as well as to help the center, right? Now apart from that, governor was supposed to collect revenue. अब ये गवर्नर बनाए क्यों गए, इस सवाल पर आ जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी है गवर्नर्स बनाने की, राइट? अब टर्किश रूलर्स इंडिया पहुंचे और उन्होंने अपनी सल्तनत एस्टेब्लिश कर दी। अब ये सल्तनत चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए ना, पैसा कहां से आएगा? या तो वो पूरे के पूरे ट्रेड पर अपना कंट्रोल कर ले, या पूरी की पूरी अग्रेरियन इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल कर ले, राइट? तब जाकर रेवेन्यू पूरी की तरह पूरा का पूरा उनके हाथ में आएगा। बट दैट वाज नॉट फिजिबल फॉर द टर्किश रूलर्स टू डू दैट ऑन देयर ओन, बिकॉज इन ऑर्डर टू टेक द ट्रेड एंड द अग्रेरियन इकोनॉमी इन देयर हैंड, दे विल हैव टू एक्सपेल ऑल द हिंदू चीफ्स, हिंदू रूलर्स। बड़े बड़े हिंदू चीफ्स और रूलर्स को तो उन्होंने हटा दिया, राइट? बट जो रूरल लेवल पर
राणा, राणावत, रंकाय, जो छोटे लेवल के हिंदू चीफ्स हैं, इनको रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो खर्च हो जाएंगे, राइट। सो इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू एज एन असाइनमेंट, चलो जब मैं इकता समझाऊंगा देयर आई विल गो इनटू दिस डिटेल, बट राइट नाउ इन ऑर्डर, ये आप समझ लें कि इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू गवर्नर्स वर अपॉइंटेड, ताकि ये काम सुल्तान को ना करना पड़े, तो सुल्तान ने डेलीगेट कर दिया काम कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम गवर्नर करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में जब इकता सिस्टम समझेंगे तो देयर आई विल गो इनटू दिस डिटेल, बट पहले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें। आप कहेंगे सर क्या इकता सिस्टम ही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? यस डेफिनेटली, बट पहले एक बार एज प्रोविंशियल सिस्टम आपके पास कुछ पॉइंट्स हों, देन इकता सिस्टम आपको समझने में ज़्यादा बेटर होगा, राइट। सो governor was supposed to collect revenue from their supposed, yes, from their allotted province, right, and the revenue that they extracted from that province, they were supposed to use that revenue in the upkeep of the administration or the law and order, yani ki the executive or the legislative and the judicial duties that they had to perform in their respective provinces, right. And the rest amount they will have to submit back to the royal treasury. बाकी का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा? रॉयल ट्रेजरी में, राइट, which is known as fawazil. Fawazil is a term that you need to understand. Fawazil is the amount that the provincial governors was supposed to submit to the royal treasury after they take care of their ओन एक्सपेंसेस, अपनी सैलरी निकालकर, अपने ऑफिसर्स की सैलरी निकालकर, अपने सैनिकों की सैलरी निकालकर, एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी खर्चा निकलेगा वो सारा निकालकर जो बचेगा, दैट वाज फॉर एंड दैट वाज सपोज टू बी सबमिटेड टू द रॉयल ट्रेजरी एट द सेंटर, राइट। गवर्नर वाज सपोज टू गेट फिक्स पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एज सैलरी, राइट, and in that accord they were fixed salary from revenue, and governor was assisted by Khwaja. Khwaja was an officer, the position was started by Balban. थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, why Balban started this position, right. And this Khwaja on the recommendation of Wazir was appointed by Sultan to keep the governors in check, right. गवर्नर के ऑलमोस्ट पैरेलल जो है वो ख्वाजा को अपॉइंट किया गया ताकि रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू असेसमेंट में किसी भी तरह का कोई घपला जो है वो ना हो सके, राइट। with the recommendation of Wazir, Sultan used to appoint Khwajas, and Khwajas were assisted by Mustaraf and Karkuns. इनको असिस्ट कौन कर रहे हैं? मुस्तरफ एंड करकून्स. दीज आर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, राइट. So though this provincial administration was not fully centralized, right, that means governors were extremely powerful, especially in initial times. Governor was extremely powerful. That is, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि बंगाल का गवर्नर डिक्लेयर कर देता है खुद को सुल्तान, राइट. बट इवेंचुअली सुल्तान जो है वो धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन जो है वो बढ़ाते हैं, एंड स्पेशली विद द हेल्प ऑफ सच अपॉइंटमेंट सच एज ख्वाजा, राइट. एंड बाद में हम पढ़ेंगे एक अमील नाम की पोजीशन भी जो है वो क्रिएट करेंगे सुल्तान. एस्पियनाज सिस्टम, बरीद अपने जो है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जिससे एक बहुत एफिशिएंट एस्पियनाज सिस्टम सुल्तान के लिए बनता है और कंट्रोल करना प्रोविंसेस पर आसान हो जाता है, राइट. सो दैट इज फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ लेट अस लुक एट द इक्ता सिस्टम, ठीक है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इक्ता सिस्टम का समझना. इनफैक्ट इक्ता सिस्टम इज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. इक्ता सिस्टम. नाउ what is Iqta? So Iqta is an Arabic word
फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इक्ता। इक्ता की शुरुआत कहाँ से हुई और फिर इंडिया तक कैसे पहुंचा, राइट क्योंकि आमतौर पर जो जनरल सोर्सेज हैं आपके पास जो अवेलेबल हैं वहाँ पर सीधा डायरेक्ट कहानी कहाँ से शुरू हो जाती है, दैट इल्तुतमिश स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम इन इंडिया। तो एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है आपके पास कि इक्ता सिस्टम की ज़रूरत पड़ी क्यों, ये है क्या इक्ता सिस्टम। सो इक्ता इज एक्चुअली एन अरेबिक वर्ड, right, which literally means a plot of land, right, and this Iqta system was initially developed by the Abbasi Caliphate. Abbasi Caliphate that was centered at Baghdad. They initially started this Iqta system, right? और ये क्यों स्टार्ट किया गया? बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ मनी। अपने सोल्जर्स को सैलरी देने का पैसा नहीं था इनके पास, बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ मनी in lieu of salary, rather what they provided land grants to soldiers, right, और सोल्जर्स जो हैं वो अपनी सैलरी इस लैंड ग्रांट में से निकालेंगे, एंड दैट लैंड ग्रांट, द प्लॉट ऑफ लैंड दैट वाज गिवन एज अ ग्रांट वाज नोन एज इक्ता। यहां से हुई है इक्ते की कहानी शुरू, राइट। नाउ इनिशियली कहां से शुरू हुआ है? ये वेस्ट एशिया से शुरू हुआ है, बट जैसे जैसे इस्लाम जो है वो टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ा, टुवर्ड्स साउथ एशिया की तरफ बढ़ा, सो देर वर दो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्ता सिस्टम्स डेवलप्ड। So there were major two types of Iqta system. One is the Western Iqta system, other is the Eastern Iqta system, right? In India जो Iqta system adopt किया गया, that is the Eastern Iqta system. The Western Iqta system was established by the Seljuks and the Syrians and Seljuks, Seljuk तुर्क, सीरियन अरबी, सीरियंस एंड सेल्जुक्स ने जो है वो इनिशियली वेस्टर्न इक्ता सिस्टम शुरू किया, एंड ऑब्वियसली दिस वाज दैट सेम ड्यू टू दी स्कैरसिटी ऑफ मनी। पैसा नहीं था इनके पास, स्कैरसिटी ऑफ मनी, in lieu of salary they gave land grants to their soldiers, right? But obviously they knew कि अगर हम land grant soldier को देंगे तो eventually the soldiers will develop vested interest to that land. Eventually these soldiers will try to make these lands hereditary, and eventually that will result into development of a faction within their empire, and that faction can rebel against them anytime, right? So what these Syrians and Seljuks did was that they provided the land grants, that means the Iqta, to their soldiers, but not in the region where they were deployed. They provided Iqta to their soldiers far from the regions where they were deployed, so that these soldiers so that the soldiers will not be able to collect revenue with the help of their agents from their granted lands and make them themselves powerful. Like for example, a Seljuk soldier, if it is deployed in Cairo और Byzantine की तरफ भेजा हुआ है, maybe the Seljuk soldier were provided an Iqta in the Khorasan region, right? So अपने डिप्लॉयमेंट से थोड़ा दूर उनको इक्ता प्रोवाइड किया गया ताकि किसी तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो डेवलप ना हो सके और प्रॉब्लम ना बन जाए इनके लिए, राइट?
So this was the Western model of Ikta system that was not adopted in India. In India, the Eastern model of Ikta system was adopted. Model of Ikta system. This Eastern model of Ikta system was developed under Samanids and then developed into Ghurids or Ghaznavids. Samanids and then Ghaznavids. Right, Samanids were replaced by Ghaznavids. Now, these Samanids and Ghaznavids, they कहाँ पर किस एरिया में रूल कर रहे थे? They ruled in the Khorasan region, in the Trans-Oxania region, right, in the northwestern region of South Asia. ठीक है? So they were एक बहुत important trade route वाले region में मौजूद थे ये. So there was no scarcity of money, right? The money economy was strong here. Since the money economy was strong, they were not supposed to give land grants to soldiers. अपने soldiers को वो salary दे सकते थे, right? But since these ये tribal powers थी जो कि धीरे धीरे सुल्तान के लेवल पर पहुंची, गजनविड्स एंड आफ्टर दोज, सो अब अकेले तो युद्ध नहीं लड़ सकते आप, आपको सपोर्ट चाहिए अपनी नोबिलिटी का. सो इन ऑर्डर टू कीप योर नोबिलिटी हैप्पी, they used to provide land grants to the nobility. To nobility और their supporters, जो बड़े ऑफिसर्स थे, जो नोबिलिटी थी, या उनके किन्समैन हैं, या उनके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनके सपोर्ट में बने रहें. सो Samanids and Ghaznavids used to give land grants to them, right? And land grant यानी कि प्लॉट ऑफ लैंड जो उन्हें दे रहे हैं, दैट केम टू बी नोन एज द ईस्टर्न मॉडल ऑफ इक्ता सिस्टम, विच वॉज फर्दर अडॉप्टेड इन इंडिया एज द घुरिड्स दे एंटर्ड इनटू इंडिया, और द टर्किश इन्वेडर्स entered into India, right? So in their case, state did not need to provide ikta as land grant to soldiers, but they need to provide it to the members of the noble family or the royal family or the kinsmen for their subsistence. And initially these land grants were non-transferable. These land grants were transferable, right? That means they were not hereditary. So with the change of the sultan, like sultan, let's say sultan 5-6 important nobility की मदद से सुल्तान बनाया, तो 5-6 important लोगों में उसने जो है वो इक्ता बांट दिया, एरिया बांट दिया कि ये सारे एरिया जो है वो तुम्हें मैंने दे दिए, तुम इस पर रूल करो, रेवेन्यू इकट्ठा करो, थोड़ा तुम रखो, थोड़ा मुझे दो, राइट? बट अब एक बाहर से शक्ति आती है दूसरी, और वो सुल्तान को रिप्लेस कर देती है. वो 5-6 सुल्तान के सपोर्ट में लड़ते हैं, वो सभी हार जाते हैं. नाउ वो जो पीस ऑफ लैंड है विल गेट ट्रांसफर टू अदर, राइट? जो नया सुल्तान बनेगा, जो नई शक्ति आई, वो जिनकी मदद से आया है शक्ति में, अब वो उनको चले जाएगा. So this resulted into a political instability या political confusion का system बना. So in order to avoid this political confusion, eventually iktas were made hereditary, right? So on the basis of this, the eastern model of ikta system में दो तरह के हमें ikta देखने को मिलते हैं, the transferable iktas and the hereditary or the non-transferable iktas. Initially iktas were transferable, eventually iktas were made hereditary. क्यों हेरिडिटरी बना दिए गए? बिकॉज ऑब्वियसली पहले ट्रांसफरेबल, जब तक इक्ताज ट्रांसफरेबल रहेंगे तब तक दैट मीन सुल्तान का कंट्रोल है गवर्नर्स पर, राइट? और जब सुल्तान कमज़ोर होने लगेगा तो इवेंचुअली हमें इक्ता जो है वो हेरिडिटरी बनते हुए नजर आएंगे. सो फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन, खलजीज, तुगलक्स की खास तौर पर अलाउद्दीन खलजी और
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक ट्रांसफरेबल थे इक्ता। बट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जितने रिवॉल्ट्स हुए फिरोज शाह तुगलक को अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हुए इक्तास को हेरिडिटरी बनाना पड़ा। दैट रिजल्टेड इनटू जागीरदारी क्राइसिस एंड रिजल्टेड इनटू इवेंचुअल फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, राइट। तो बट जागीरदारी क्राइसिस क्या है अभी तक ये टर्म मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आगे आने वाले सेशन में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो नाउ लेट अस लुक एट इक्ता सिस्टम इन इंडिया। सो अब हमें पता है इक्ता सिस्टम कहाँ से शुरुआत होती है। दो मॉडल है इक्ता सिस्टम के। ईस्टर्न मॉडल जो है वो इंडिया पहुंचेगा। अब हम देखते हैं जब इंडिया पहुंचा तो क्या डेवलपमेंट्स हुई। नाउ लेट अस लुक एट इक्ता सिस्टम in India, right? Now generally it is said that इक्ता सिस्टम किसको श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश को, राइट। नाउ पहुंचेंगे वहां तक, बट लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि टर्किश रूलर जो है वो भारत पहुंचे एंड on this vast land, right, they had to rule, तो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। so for that they divided their political control, ये जितना भी political control था जितने एरिया पे, they divided that into various iktas as revenue assignments। so what is ikta system? ikta system में क्या है दैट द इक्ताज आर डिवाइडेड और द गवर्नर्स वर गिवन दी रेवेन्यू असाइनमेंट। उनको असाइनमेंट दिया कि भैया रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है हमें, राइट। बिकॉज रेवेन्यू कलेक्शन वाज अ ह्यूज चैलेंज बिफोर द टर्किश रूलर्स, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर से तो उन्होंने हिंदू रूलर्स को हटा दिया था। बट व्हाट अबाउट द रूरल एरिया जहां से एक्चुअल इकोनॉमी निकल कर आ रही है, वहाँ से वो सभी को हटा नहीं सकते, सभी हिंदू नोबिलिटी को वो हटा नहीं सकते। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर सुल्तान टू क्रिएट मिलिट्री प्रेशर ऑन ऑल द हिंदू नोबल्स, राइट, फ्रॉम मुल्तान टू लखनौती। दैट इज वाई लेटर इक्ता एंड खरज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इक्ता एंड खरज, खरज हनफी जो जुरिस्प्रूडेंस है, राइट, उसमें 4 तरह के टैक्सेस जो बताए गए उसमें से एक टैक्स है खरज, राइट। सो इक्ता एंड खरज सिस्टम लेटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट बिकेम अ टूल फॉर सेंट्रलाइजेशन। इनिशियली इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, राइट, बट इवेंचुअली it became a tool for centralization, and not just tool for centralization, it became crucial for extracting revenue from the far off region of the Delhi Sultanate। दिल्ली सल्तनत के दूर दराज के एरिया से भी रेवेन्यू निकालने के लिए इक्ता सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो व्यवस्था बनी, राइट। सो द लार्जर इक्तास were known as provincial iktas, they were given to the important nobles। so ये इक्ता यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है, that दिल्ली सल्तनत is divided by sultan in various provinces, और जनरली लूजली इक्ते में डिवाइडेड किया गया, जिसके लिए लूजली हम टर्म यूज कर लेते हैं प्रोविंसेस। हम उसके लिए सबसे एप्ट टर्म जो है वो प्रोविंसेस ही है, ठीक है। एंड दीज इक्ताज वर गिवन टू इंपॉर्टेंट नोबल्स टू कीप द एम्बिशंस ऑफ नोबल्स एट चेक। 2 काम हो रहे हैं इक्ता सिस्टम से, राइट। ऑब्जेक्टिव थोड़ी देर में वैसे हम पढ़ेंगे, बट देर इज 2 मेजर ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं। पहला तो ये कि दूर दराज के एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके लाना है, राइट, और दूसरा ये कि नोबल्स को खुश रखना है, ताकि नोबल्स जो हैं वो अपने पर्सनल एम्बिशन के चक्कर में बसा बसाया सुल्तनत जो है वो बिगाड़ ना दें, राइट।
तो नोबल्स के एम्बिशन को चेक में रखने के लिए और दूर दराज के एरिया से रेवेन्यू निकालने के लिए इक्ता सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया. नाउ द होल्डर ऑफ दीज इक्तास, holder of these iktas were known as mukti or wali. Sometimes ikta was also known as walayat, right? जिसका होल्डर जो है वो वाली होगा, that was known as walayat. Sometimes a group of iktas, smaller iktas were known as walayat. Sometimes a larger ikta is known as walayat. So there are many terminology को बहुत loosely बहुत अलग अलग sources में यूज किया गया है. ठीक है. Now Mukti used to do what? Mukti used to collect revenue. Because इक्ता का काम, मेन काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना काम है. पैसा कमाने के लिए, पैसा सेंटर में पैसा आए, उसके लिए रूल जो है वो कर रहे हैं सुल्तान. ठीक है. इन मेडिवल टाइम्स स्टेट जो है वो, स्टेट की जिम्मेदारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो होती है, राइट, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं था. स्टेट कहीं कहीं पर हमें स्टेट अपनी जिम्मेदारी जो है वो एज अ स्टेट अपने सब्जेक्ट्स के लिए जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आएगा. बट देयर मेजर एजेंडा क्या था रूल करने का? अपने रूल को बरकरार रखना, राइट, और एक्सपेंड करना फॉर द ग्लोरी, राइट, फॉर द पावर, एंड फॉर दैट दे नीड रेवेन्यू. एट द एंड पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो मुक्तिज का मेन काम था टू कलेक्ट रेवेन्यू, बिकॉज दीज इक्ताज वर रेवेन्यू असाइनमेंट्स फॉर देम. उनको असाइनमेंट दिया जाता था तो कलेक्ट रेवेन्यू, राइट. एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू दे नीड टू एस्टेब्लिश अ रिलेटिवली फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राइट, जिसका और जिसमें मुक्ति का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी है. ठीक है. रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ही बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप हो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, राइट, जुडिशियल सेटअप हो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, मिलिट्री मेंटेन करनी पड़ रही है तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. ताकि रेवेन्यू जो है वो ठीक से कलेक्ट हो. कोई भी हिंदू रूलर, छोटे एरिया का कोई भी हिंदू नोबल जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के रास्ते में ना आए. दैट इज वाई मुक्तिज वर गिवन अ मैंडेट टू मेंटेन अ लोकल मिलिशिया, राइट, एंड दे वर गिवन अ मैंडेट दैट दे कैन हैंडल देयर ओन मिलिट्री अफेयर्स एंड दे कैन एक्सपेंड इन फैक्ट इन द नेम ऑफ सुल्तान. ये सारा काम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हो रहा है, राइट. इसमें लेजिस्लेशन भी जोड़ सकते हैं. दैट इज ऑल्सो फॉर revenue collection, right. So Mukti was supposed to collect revenue and this collected revenue was supposed to, अब ये सारा काम करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सारा काम किया जा रहा है. सो इस सब काम का क्या चल रहा है? मेंटेनेंस भी चलेगा, इसका खर्चा भी तो लगेगा ना, राइट. जुडिशियल ऑफिस सेटअप करने हैं, उनके वर्किंग में, एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में, वर्किंग में, मिलिट्री की मेंटेनेंस में, सैलरी, लेजिस्लेशन, ये सारे ऑफिसेस, इन सब की मेंटेनेंस में तो खर्चा लगेगा ना. सो मुक्तिज और वालीज दे वर सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट, एंड आउट ऑफ दैट कलेक्टेड रेवेन्यू दे वर सपोज टू स्पेंड मनी ऑन अपकीप ऑफ देयर प्रोविंस, राइट, provide salary to themselves, to their officers, to their soldiers, and the remaining amount was supposed to be returned back to the royal treasury. The remaining amount was known as fawazil. So थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, that is known as fawazil. So fawazil was supposed to be submitted to the royal treasury, right. And initially this post of mukti was non-hereditary and that means transferable. यानी ट्रांसफरेबल.
ठीक है, तो केवल उनके पास जिम्मेदारी है संभालने की, ज़मीन उनकी नहीं हुई। अच्छा 5-7 साल किसी एक मुक्ति को, किसी एक नोबेल को किसी एक छोटे प्रोविंस का मुक्ति बनाकर बिठाया, 5-7 साल जब उसको एक्सपीरियंस हो गया तो रिलेटिवली बड़े पर बिठा दिया। तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों प्रोविंसेस की ज़मीन उसके पास आ जाएगी, नहीं, राइट। अब वो छोटे प्रोविंस में किसी और को बिठा देंगे, उसको बड़े में भेज दिया, एंड देन बड़े में प्रमोट करते रहेंगे। ज़्यादा कोई सीनियर हो गया तो उसको अपनी सेंटर में काउंसिल में बुला लिया, राइट। जैसे प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो दे वर ट्रांसफरेबल, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, दे वर ट्रांसफरेबल। इससे पहले सम वर हेरिडिटरी, राइट, बट नॉट ऑल। ड्यूरिंग दिस टाइम दे वर नॉन हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक ने इनको हेरिडिटरी बना दिया, इक्ता को हेरिडिटरी बना दिया, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट इक्ता वाज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन the ambition of nobles and the interest of the state। तो सेंटर जो चाहता है, स्टेट जो चाहता है और नोबल्स जो चाहते हैं, उसके बीच का कॉम्प्रोमाइज है एकता, ठीक है। सेंटर क्या चाहता है? रेवेन्यू। नोबल क्या चाहते हैं? पावर, राइट, एंड ऑब्वियसली मनी। सेंटर चाहता है अपने सारे प्रोविंसेस से रेवेन्यू जो है वो बरकरार रहे, और रेवेन्यू एंड ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, राइट। उनको चाहिए पावर और पैसा, नोबल्स को। तो नोबल्स को इक्तदार बनाकर, मुक्ति बनाकर बिठा दिया, पैसा भी दे रहे हैं उनको, पावर भी दे दी, राइट। नोबल खुश, बिकॉज दीज वर, ओरिजिन कहां से इनका? ट्राइबल ओरिजिन है, राइट। एंड दे हैड, और ये फीलिंग अफगान्स में ज़्यादा थी, बट इसका मतलब ये नहीं है ये सेम फीलिंग जो है वो तुर्किश ट्राइबल्स में नहीं थी, राइट। दी एंड नॉट जस्ट दैट, दीज वर, जो नोबिलिटी थी, दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज, खुद को जो है वो सुल्तान के बराबर ना माने, इसलिए सुल्तान उनको इक्तदार बनाकर बिठा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैनी ऑफ द नोबल्स हैड द लेजिटिमेसी टू बिकम सुल्तान देमसेल्व्स, जैसा क्यासुद्दीन तुगलक के केस में हुआ, या जलालुद्दीन खलजी के केस में हुआ, या बलबन तो चलो स्लेव्स में से, चहलगनी में से वो निकल कर आया था, बट जैसा खलजीज के केस में हुआ या तुगलक्स के केस में हुआ, राइट। वो भी तो नोबल्स ही थे ना एक टाइम पर, बट दे कंसीडर्ड देमसेल्फ टू बी able to become a sultan, right? They considered that we have the legitimacy to become sultan, and when the existing sultan was not able to keep them happy, they overpowered them and took control, right? तो ऐसा ना हो, ये डिस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो, इसलिए इक्ता सिस्टम को एक टूल की तरह जो है वो सुल्तान यूज कर रहे थे, राइट। सो नाउ इन इंडिया, let us look at these points. Ikta system. So under Delhi Sultanate, the region was divided between Khalisa land and Ikta land. So I hope आप लोगों को खालिसा लैंड जो है वो अच्छे से याद होगा, राइट। खालिसा लैंड वाज द क्राउन लैंड, जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल और वहाँ का पूरा रेवेन्यू जो है वो सेंटर के हाथ में है, राइट। खालिसा वाज द क्राउन लैंड, द इनकम फ्रॉम दिस लैंड डायरेक्टली वेंट इनटू द रॉयल ट्रेजरी। खालिसा लैंड के बारे में हमने पहले कई बार डिस्कस किया है। On the other hand, Ikta developed as a substitute for provincial administration of that time. इतना बड़ा एरिया कॉन्कर तो कर लिया, अब उसको मेंटेन रखने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट इक्ता में बांट दिया और उसमें अपने नोबल्स को बिठा दिया, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ इक्ता वॉज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड द होल्डर्स ऑफ इक्ता वॉज कॉल्ड मुक्तीस। Holders were called muktis or wali, right? Now the first पहला इक्ता
किसके अंडर जो है वो दिया गया? तो पहला इक्ता दिया मोहम्मद गौरी ने। किसको दिया? अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहां का दिया? प्रोवाइडेड हिम द इक्ता ऑफ हांसी। हांसी का इक्ता जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। बट कुतुबुद्दीन ऐबक के पास इतना टाइम नहीं था दैट कि वो अच्छे से सिस्टमाइज एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो इक्ता का क्रिएट कर सके। सो वो श्रेय जाता है किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इज क्रेडिटेड विद रेगुलराइजिंग इक्ता और सिस्टमाइज्ड इक्ता। राइट। एंड इल्तुतमिश डिस्ट्रीब्यूटेड इक्तास फ्रॉम मुल्तान टू लखनौती, right, among his nobles from Multan to Lakhnauti, मुल्तान, दीपलपुर, लाहौर, समाना, राइट, फिर दिल्ली के आसपास के मेरठ, बदाऊं, ये आसपास के जितने भी एरिया, इनफैक्ट मुल्तान से लखनौती तक जो है वो इल्तुतमिश ने इनिशियली 20-22 जो है वो इक्ता बांटे। राइट। बट शुरू से ही इल्तुतमिश के टाइम से ही इल्तुतमिश को प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू हो गई। राइट। क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई? दैट दीज मुक्ति दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। राइट। Now let us look at the objectives of the इक्ता सिस्टम। सो दो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको मेन बताए। फर्स्ट वाज टू इंश्योर सरप्लस प्रोडक्शन फ्रॉम फार ऑफ रीजन्स, राइट, that is to be transferred to the royal treasury, and second to synthesize between objective या interest of the state and the personal ambition of the nobles, so to create a compromise between the interest of the state and the personal ambitions of the nobles, and दूसरा to extract revenue from the far off region of the empire. That was the objective of the इक्ता system. ठीक है। Next, functioning of इक्ता system. So as I said, an officer was appointed in an इक्ता. He was called Mukti, right, and was supposed to collect revenue from the region to spend the part of the revenue in the maintenance of administration as well as military structure, but the remaining amount was transferred to the royal treasury known as फवाजिल. So मैंने क्या कहा आपको? इक्ता वाज अ रेवेन्यू असाइनमेंट। रेवेन्यू कलेक्ट करना मेरा मेन काम था। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जुडिशियल सेटअप, पूरा मिलिट्री सेटअप क्रिएट किया गया। राइट। रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ, उस कलेक्टेड रेवेन्यू में से कुछ खर्चा जो है वो अपने लिए निकाल कर मुक्ति, बाकी जो है वो फवाजिल कहाँ भेजेगा? रॉयल ट्रेजरी में, यानी सेंटर को भेजेगा। राइट। कंट्रीब्यूशंस क्या रहे? सो टू इंश्योर रेवेन्यू टू रॉयल ट्रेजरी फ्रॉम रिमोट एरियाज टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेट। अच्छा, कंट्रीब्यूशंस चलो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में चाहता हूँ डिस्कस कर लूँ। Like, what was the policy adopted by different sultans to deal with the erratic governors? ठीक है, या गवर्नर्स को चेक में रखने के लिए डिफरेंट सुल्तान्स ने क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी? राइट। क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी उन्होंने? पहले बात करते हैं बलबन की। बलबन से पहले तक जो है वो इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था। चहलगनी अपनी मनमर्जी चला रही थी, बहुत ज़्यादा करप्शन था। ठीक है। और जो मुक्तीस थे, देवर क्वाइट पावरफुल। गवर्नर्स जो है वो सेंटर की बात कई बार नहीं मान रहे थे। बलबन ने इस पर रोक लगाने की कोशिश करी।
राइट. बलबन started the interference by appointment of Khwaja. Right. Khwaja was appointed to supervise the expenditure at the Iqta. Right. Muktis were supposed to do the expenditure. Mukti was supposed to pay themselves, pay the soldiers, pay the officers, maintain or do whatever the public works that were needed. राइट जो भी वो मिलिट्री कैंपेन कर रहे हैं हिंदू रूलर्स के अगेंस्ट, उसमें जो भी फंडिंग लगेगी वो सब मुक्तीज वर सपोज टू डू इट. एंड हो क्या रहा था बेसिकली, मुक्तीज 100 रुपये खर्च हो रहा है तो 500 रुपये दिखा रहे हैं. लेट्स से 1000 रुपये कलेक्ट हुआ है, 500 रुपये खर्चा दिखाएंगे, 700 रुपये खर्चा दिखाएंगे और 300 ही भेजेंगे ऊपर, भले ही 100 या 200 रुपये ही खर्च हो. ठीक है, तो इस तरह की करप्शन जो है वो मुक्ति कर रहे थे. तो बलबन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग जो है वो सुल्तान आया. सो बलबन को ये बात पता थी, बलबन उन्हीं चलगनी में से तो निकला हुआ था, तो बलबन अच्छे से समझता था कि क्या करप्शन जो है वो इक्तों में चल रहा है. तो बलबन अपॉइंटेड ख्वाजा. राइट, ख्वाजा मुमलिकात भी इसे कहा गया. कई सारी टर्म्स जो है वो यूज़ की गई इनके लिए, बट ख्वाजा आमतौर पर यूज़ किया जाता है. एंड ख्वाजा वाज सपोज टू सुपरवाइज द एक्सपेंडिचर एट द इक्ता लेवल. राइट, सो दैट फवाजिल जो है वो सही जो इंटेंडेड फवाजिल है वो सेंटर तक, रॉयल ट्रेजरी तक पहुंच सके. ठीक है. सेकेंडली, अलाउद्दीन खिलजी इंक्रीज्ड फर्दर दिस इंटरफेरेंस. राइट, अलाउद्दीन खिलजी ने जो दोआब वाले रीजन में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो पॉलिसी यूज करी थी, ही प्रेशर्ड हिज मुक्तीज टू अडॉप्ट दो सेम रेवेन्यू कलेक्शन, पहले तो लैंड असेसमेंट एंड देन रेवेन्यू कलेक्शन की सेम पॉलिसीज को अपने अपने प्रोविंसेस में यूज करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रेशर डाला अपने मुक्तीज पर. सो अलाउद्दीन खिलजी का बलबन से जो है वो इंटरवेंशन शुरू होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो फर्दर इंक्रीज करता है. ये ख्वाजा वाली पोजीशन जो है वो यहाँ भी मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर. राइट, देन कम्स गियासुद्दीन तुगलक. सो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, दैट द सैलरी ऑफ द इक्ता इज सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सनल सैलरी ऑफ द मुक्ति. सैलरी ऑफ नॉट इक्ता बट सैलरी ऑफ द सोल्जर्स को सेपरेट कर दिया. पर्सनल सैलरी ऑफ मुक्तीज. राइट, पहले क्या था, मुक्तीज जो है वो अपनी, मतलब जैसे मान लीजिए एक मुक्ति जो है वो 10,000 सैनिकों को मेंटेन कर रहा है, जिसमें लेट्स से 4,000 जो है वो 4,000 की वो कैवलरी मेंटेन कर रहा है, 500 हाथी मेंटेन कर रहा है. ठीक है, सो जितने भी है जल्ले से 10,000 की टोटल आर्मी वो मेंटेन कर रहा है. राइट, सो मुक्ति क्या कर रहा था कि अपने, मतलब सिंस मुक्ति वाज सपोज टू दी कमांडर ऑफ द आर्मी एट द प्रोविंशियल लेवल, सो मुक्ति अपने सैलरी के नाम पर जो है वो उन 10,000 सैनिकों के लिए सैलरी जो है वो ले रहा है और फिर अपने हिसाब से उनमें बांट रहा है. ठीक है, जिससे करप्शन जो है वो आर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आर्मी में डिसिप्लिन की जो है वो कमी आ रही है. इससे जूझने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि सोल्जर्स की सैलरी अलग करो और मुक्ति की सैलरी जो है वो अलग होगी, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बन सके. राइट, नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत, या इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया. राइट, मैक्सिमम इंटरवेंशन. सबसे पहले तो ही कंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 ऑफिसर्स इक्वल टू द स्टेटस ऑफ इक्वल स्टेटस इन इक्ता. यानी ख्वाजा और मुक्ति ये दोनों जो हैं वो इक्वल स्टेटस के
पोजीशन जो है वो बनी रही, जो प्रैक्टिस बलबन ने शुरू करी थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कंटिन्यू रखी, राइट। 2 ऑफिसर्स ऑफ इक्वल स्टेटस एट इक्ता, जिसमें से एक तो नोबल है, राइट, और दूसरा जो है वो ये नोबल भी ऑब्वियसली दिस इज अपॉइंटेड बाय सुल्तान, राइट, बट सुल्तान को नेविगेट करना है ना कि किस नोबल को मुझे खुश रखना है, राइट। अब खुश रखने के चक्कर में वो नोबल जो है वो कहीं दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर खुद को ज़्यादा मजबूत ना कर ले, तो कंट्रोल में रखने के लिए सुल्तान जो है वो अपनी तरफ से अपॉइंट करता है, एंड अपने कई केसेस में हमने देखा है कि अपने स्लेव्स को जो है वो अपॉइंट कर रहा है, खास या स्लेव्स या जो सुल्तान के पर्सनल और जो लॉयलिस्ट हैं, राइट, बट मोर देन ऑफन सुल्तान जो है वो अपने स्लेव्स को वहाँ पर बराबर पोजीशन पर बिठा रहा है, या स्लेव्स को जो है वो, यानी कि सिंस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इक्ते का एडमिनिस्ट्रेशन वाज रेप्लिका ऑफ सेंटर, राइट, तो खास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई ऐसे, क्योंकि गवर्नर को सुल्तान अपॉइंट कर रहा है, राइट, गवर्नर अपने नीचे के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको खुद अपॉइंट कर रहे हैं बट सुल्तान से अप्रूवल ले रहे हैं, बट अगर मान लीजिए गवर्नर जो है वो बहुत पावरफुल है और अगर सुल्तान से वो अप्रूवल नहीं ले रहा, और ऐसा दीवान मतलब वेरियस जो दीवान है या दीवान अर्ज है या जो भी अलग अलग ऑफिसर्स हैं, वो अगर ऐसे बिठाएगा जो कि केवल गवर्नर की ही सुने, सुल्तान की ना सुने, तो सुल्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सुल्तान उनके पैरेलल में अपने जो है वो स्लेव्स को भी बिठा रहे हैं ताकि एक बैलेंस जो है वो बना रहे। सो दिस नॉट, ये जो है वो शुरुआत में नहीं हुआ, बट अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये काफ़ी सेंट्रलाइजेशन जो है वो बढ़ा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, द इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, उसका ये पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप, राइट। हियर द मुक्ति वॉज गिवन दी जॉब ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मुक्ति की पावर जो है वो कम कर दी, एंड मुक्ति के पैरेलल बिठाया वाली उल खर्ज को, वाली उल खर्ज, राइट, एंड वाली उल खर्ज वॉज सपोज टू कलेक्ट दी रेवेन्यू। यानी मुक्ति से फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो ले ली मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट, मुक्ति को केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो दे दिया और बाकी की जिम्मेदारियां, मिलिट्री वगैरह वो सारी जिम्मेदारियां, राइट। देन इतने से भी मोहम्मद बिन तुगलक का काम मन नहीं भरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया कि अब रेवेन्यू पहले कहाँ जा रहा था, पहले रेवेन्यू प्रोविंसेस की खर्चे निकल रहे थे पहले, और फिर फवाजिल जा रहा था सेंटर को, राइट। अब क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि पहले रेवेन्यू जो है वो सेंटर की ट्रेजरी में आएगा, राइट, और फिर उसके बाद सेंटर जो है वो डिसाइड करेगा कि कितनी सैलरी मुक्ति को देनी है, कितनी जो है वो अदर ऑफिसर्स को देनी है, कितनी सोल्जर्स को देनी है, कितना मेंटेनेंस के लिए देना है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि पहले वो रेवेन्यू प्रोविंसेस में जा रहा था, प्रोविंसेस के रास्ते सेंटर में जा रहा था, अब डायरेक्ट सेंटर में जा रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन। इस तरह सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, सेंट्रल की पकड़ जो है वो अब डायरेक्टली जो है वो रेवेन्यू पर आ गई है, प्रोविंसेस से निकलने वाले रेवेन्यू पर आ गई है, राइट। अनदर थिंग दैट इज डन बाय मोहम्मद बिन तुगलक इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पोजीशन और एन ऑफिसर नोन एज आमिल, and Amil was appointed in Iqta to supervise the accounts, right, and this became the point that resulted into revolts against Muhammad bin Tughlaq, right। जब अकाउंटिंग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना सीए वहां पर भेज दिया, आमिल को जब भेजा डिफरेंट इक्ताज में, और जब अकाउंटिंग में पता चला कि इतना सब कुछ करने के बाद भी धांधली हो रही है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, देयर रिवोल्ट जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट जो है वो खड़े हुए, राइट।
देन आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक आएंगे पावर में। फिरोज शाह तुगलक ने जब देखा कि मामला जो है वो हाथ से निकल गया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो करनी पड़ेगी, सो ही मेड द पोस्ट ऑफ मुक्ति हेरिडिटरी। Right, up till now the post of mukti was transferable, now the post of mukti was non transferable, hereditary बन गई। right, and this continued till अफगानों के रूल, सूर शासकों तक जो है ये कंटिन्यूड रहा, एंड देन मुगल्स ने इसको चेंज किया। मुगल में जब मनसबदारी सिस्टम आएगा तो वहां पर हम देखेंगे दैट मनसबदारी हेरिडिटरी है या नहीं है। राइट, सो दैट इज हाउ द Delhi, the sultans, they dealt with the issues जो कि निकल कर आ रहे हैं इक्ता से। राइट, नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या क्या है। सो सबसे पहला है टू इंश्योर द रेवेन्यू टू रॉयल ट्रेजरी फ्रॉम रिमोट एरियाज, ये तुमने पढ़ ही लिया। सेकंड, टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, ऑब्वियसली धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। थर्ड पॉइंट, इट इज सेड दैट थ्रू इक्ता सिस्टम द प्रिवेलिंग फ्यूडल स्ट्रक्चर हैड टू बी डिमोलिश्ड। राइट, जो राजपूत टाइम्स में जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश किया गया। अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम द नेचर ऑफ इक्ता सिस्टम, वेदर इट वॉज फ्यूडल और नॉट। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, सो इस सवाल का जवाब हमें ये मिलेगा कि ये फ्यूडल नहीं है, क्यों नहीं है उसके कारण हम देंगे। ठीक है, तो जो ऑलरेडी फ्यूडल सामंतवाद जो पहले से फैला हुआ था भारत में, उस सामंतवाद को खत्म करना है। सामंतवाद कैसे खत्म करना है, यानी कि जो खास तौर पे जो रूरल एरिया में जो हिंदू रूलर्स हैं, छोटे जो हिंदू रूलर्स हैं, उनके हाथ में जो रेवेन्यू आ रहा है उसको अपने हाथ में लेना। ठीक है, और नॉट जस्ट अपने हाथ में लेना, मतलब सेंटर तक पहुंचाना, नॉट जस्ट प्रोविंशियल लेवल, सेंटर तक पहुंचाना उसे। ठीक है, सो दैट छोटे लेवल के जो है वो शासक डेवलप ना हो सके और सेंट्रलाइजेशन बढ़ सके, जो कि यही तो असाइनमेंट गवर्नर्स को दिया गया था ना, मुक्ति को यही तो असाइनमेंट था कि जो भी रेवेन्यू, किसी भी गांव में आप जाओ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसको वहाँ पर हम एकता से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी शिकदार है, राइट, जो भी खुत है, जो भी मुकद्दम है, जब वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जाएगा और अगर कोई हिंदू रूलर बीच में आता है और हिंदू रूलर जो है वो मतलब ऑब्जेक्ट करता है कि हम ये सारे, ये जो सदी है, 100 गांव है, जो 84 है, जो एक परगना है, ये सारी टर्म्स हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ठीक है, इफ दे रिफ्यूज टू गिव रेवेन्यू, देन प्रोविंस से जो है वो मुक्ति अपनी सेना लेकर आएगा और सबड्यू करेगा उस रिवॉल्ट को, उस रेबिलियन को, और रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, जिससे सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा और फ्यूडल नेचर कम से कम होता जाएगा। जितनी बार रेबिलियन क्रश होता जाएगा उतना सेंट्रलाइजेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, Now through Ikta system a strong army could be maintained, ठीक है, not just at the central level but at the provincial level, right, क्योंकि provincial level पर भी रेवेन्यू आ रहा है और सेंटर तक भी जा रहा है। प्रोविंशियल लेवल पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लगातार रेबिलियंस को सप्रेस करना है, तो एक आर्मी मेंटेन रखनी पड़ रही है, तो एक प्रोविंशियल लेवल पर भी आर्मी मेंटेन रह रही है, और सेंटर तक जो है वो रेवेन्यू पहुंचता जा रहा है तो सेंटर में भी आर्मी मेंटेन हो रही है। सो दोनों लेवल्स पर है। ठीक है, now as apart from central level a substantial number of military forces could be maintained at the level of Ikta as well, right. Now Ikta system worked behind the expansion of the empire of Delhi Sultanate because the provincial governors, the muktis, they were given the mandate that they can expand in the name of Sultan, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया। राइट, अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्कन में एंटर किया और वहां जाकर जो रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया, ही वाज सपोज टू प्रोवाइड दैट रेवेन्यू टू सुल्तान, बट उसने सुल्तान को ना देकर ओवरथ्रो कर दिया सुल्तान को और खुद सुल्तान बन गया। राइट, नेवरदलेस दीज प्रोविंशियल गवर्नर्स, दीज
Alauddin Khilji was a mukti, right? He was a governor, and he was supposed to, and these governor was given the mandate that they can carry on the military expeditions and they can expand the Delhi Sultanate on their own, right? Now through Ikta system, even remote areas could be linked to the center through the Iktas, because these muktis, they were given mandate, use force, use every power, but गांव गांव से जाकर रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो देयर वी विल गो इनटू दिस डिटेल कि गांव गांव से जाकर रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया. ठीक है. देन नॉट सिंपली दैट, फर्दर कंट्रीब्यूशंस में समटाइम्स इवन मुक्तीज यूज टू टेक सम स्टेप्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, जो कि मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी का खासतौर पर एग्जाम्पल है, राइट. Then in spread of the Islamic culture, अच्छा next है in spread of the Islamic culture, the Iqta system played some role, right. जहाँ जहाँ पर, क्योंकि देखिए इक्ता या मुक्ति को जहाँ पर बिठाया, ठीक है, मुक्ति के साथ जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बैठेगा, राइट, आर्मी वगैरह बैठेगी, और ये मेजॉरिटरली कौन है, इनिशियली दीज वर टर्किश, राइट, टर्किश थे, ईरानी थे, अब्बासी थे, या कुछ जो है वो मंगोल भी थे, बट इवेंचुअली इनमें हिंदू जो ऐड होते गए, बट इनिशियली दे वर मुस्लिम्स, द आर्मी कंपोज्ड ऑफ मुस्लिम्स, राइट. अब ये मुस्लिम्स जो है वो रूरल एरिया में जाकर नहीं रहेंगे, ये रहेंगे कहीं शहरी एरिया में. ये इस तरह पुट करें जहां पर ये मुक्तीज और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जहां पर बैठा है, देयर डेवलप्ड टाउन्स, वहां पर शहर डेवलप हो गए, राइट. अब वो शहर जो है वो बाकी शहरों से कनेक्ट कर रहे हैं, ये मुस्लिम पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है वो रूरल एरिया की तरफ फैल रही है, और जैसे जैसे ये रूरल एरिया की तरफ फैल रही है, जो इस्लामिक कल्चर है वो भी इनके साथ स्प्रेड होता जा रहा है. सो फ्रॉम सेंटर्स टू वेरियस टाउन्स जहां पर मुक्तीज वर एस्टेब्लिश्ड, राइट, वहां से रिलेटिवली रूरल एरिया में जैसे जैसे एक्सपेंड किया मुक्तीज की पावर, वैसे वैसे इस्लामिक कल्चर और ट्रेडिशंस भी स्प्रेड हुए, राइट. एंड दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाउन्स. इवन प्रोविंशियल मुक्तीज कुड गिव पैट्रनेज टू स्कॉलर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट. सो कल्चरल इम्पैक्ट भी क्या है वो आर्ट एंड कल्चर में जाकर पढ़ेंगे हम, ठीक है. इक्तदारी का कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, वही सेम चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को अर्ली मेडिवल में या उससे पहले भी हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे छोटी शक्तियाँ डेवलप होती गई अपने लेवल पर, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग पैट्रनेज टू स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट. वैसा ही इक्तेदारी में हुआ. जैसे जैसे कुछ इक्ते जो हैं वो रिलेटिवली स्ट्रांग होते गए, उनके पास इतना रेवेन्यू आता गया दैट दे स्टार्टेड गिविंग पैट्रनेज टू देयर ओन स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट. और छोटे छोटे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड डिफरेंट, मतलब डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स और डिफरेंट आर्किटेक्चर फॉर्म्स जो हैं वो छोटे लेवल पर भी जो है डेवलप होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम. यानी कि देयर विल बी अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल्सो ऑफ इक्ता सिस्टम, ठीक है. Then what are the limitations? Sorry. Now there was always a question before central government to ensure fawazil amount from the Iqta to royal treasury, but ambitious muktis were inclined to appropriate the amount in their own favor. तो ये तो चीज़ हमने कई बार डिस्कस करी है. सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि मुक्तीज को कैसे ईमानदार रखा जाए. मुक्तीज क्योंकि इंपॉर्टेंट नोबिलिटी को मुक्ति बनाकर बिठाया है, ठीक है, यानी उसको खुश करने के लिए बिठाया है, राइट. सो अगर उसे खुश करने के लिए बिठाया है तो ये बात वो भी जानता है, और इसका नाजायज़ यूज़ वो कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, टू विद होल्ड दी रेवेन्यू या प्रॉपर अकाउंटिंग सेंटर तक ना पहुंचाना. Sometimes muktis were going to be over ambitious and they tried to assert their independence. What happened in Bengal, right? Or what happened with Alauddin Khilji. Now there was a centrifugal tendency within the system. What is it? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी विद इन द सिस्टम कहने का मतलब दैट पावर जो है वो सेंटर की तरफ जो आ रही है,
राइट। बट एट द सेम टाइम एक कंडीशन जो है वो बनी रहती है कि प्रोविंशियल जो गवर्नर्स हैं उनके पास भी तो सेंटर में आ रही है ना पावर। ऐसा नहीं है ना केवल सुल्तान के पास सेंटर में जा रही है, प्रोविंशियल गवर्नर के पास भी तो आ रही है सेंटर में पावर, उनका भी तो एक छोटा सा सेंटर है ना, राइट। और जब उनको दिखता है कि सुल्तान कमज़ोर है, दे स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट सुल्तान, राइट, इन होप ऑफ मेकिंग देमसेल्व्स द सुल्तान। सो ये दो मेन लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट अप वी विल लुक एट व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्ता। was it feudal in nature? Was the Ikta system feudal in structure? Right. So there is one view that says that since there was a hierarchical system there was a hierarchy in Ikta system is necessarily a feudal system. Right. So some scholars try to characterize Ikta system as feudal in nature, like in case of यूरोप में जो फीफ दिया जाता था, here इक्ता is the tract of land, in Europe it is known as fief, the tract of land was known as fief, right. यूरोप में क्या है, at the center is the king, right, king के नीचे king के ड्यूक्स, ड्यूक्स के नीचे बैरन्स, बैरन्स के नीचे नाइट्स, right. So these are the level of nobility, right. So king will distribute its kingdom among dukes, dukes का duke की जो डची है that will be distributed among barons, right. barons का जो area that will be distributed among knights, knights for the warriors, knights will have further warriors, right, under them. So knights and the warriors will help baron, राइट, बैरन विल हेल्प ड्यूक एंड ड्यूक विल हेल्प किंग, किंग के पास अपनी खुद की वैन गार्ड बोलते हैं उसको, किंग का वैन गार्ड, बट वो रिलेटिवली, ये यूरोप की बात कर रहा हूँ, वो रिलेटिवली कमज़ोर है, राइट. किंग नीडेड ऑल दीज लेवल्स इन ऑर्डर टू कीप हिज किंगडम एट बे, राइट, और कीप हिज किंगडम इन अंडर हिज कंट्रोल. बट दैट वॉज नॉट द केस ऑफ दिल्ली सुल्तान, राइट. In case of Delhi Sultan, yes, they provided land grants to their nobility, like the European kings provided fief to their nobility, right. On that basis, and yes, there was a hierarchy in Delhi Sultanate also. In Delhi Sultanate, the hierarchy is Sultan. Sultan के नीचे Muslim nobles हैं, right. मुस्लिम नोबिलिटी है, मुस्लिम नोबिलिटी के नीचे हिंदू नोबिलिटी है, हिंदू नोबिलिटी के नीचे सोल्जर्स हैं, राइट. सो एक हायरार्की इंडिया में भी है. सो ओनली ऑन दिस बेसिस दैट देयर इज अ हायरार्की प्रेजेंट, सम स्कॉलर्स सेड कि नहीं, जो इक्ता सिस्टम है दैट वाज आल्सो अ फ्यूडल सिस्टम, बिकॉज यहां पर भी लैंड ग्रांट दिया जा रहा है और हायरार्की है, लाइक इन केस ऑफ यूरोप, वहाँ पर भी लैंड ग्रांट दिया जा रहा था, हायरार्की थी. उसके अलावा और कोई कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं कर रहा है, केवल ये दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर फ्यूडल कह दिया उन्होंने, राइट. सो दे कंपेयर्ड इट विद यूरोपियन फीफ या जागीर दैट वाज गिवन ऑन हेरिडिटरी बेसिस, राइट. यूरोपियन फीफ और जागीर, European fief that was given to the various dukes and then so on, that was hereditary basis पर थी. इक्ता initially it was not given on hereditary basis. वो तो eventually condition ऐसा बन गई कि मुक्ति को hereditary position बनाना पड़ा, ठीक है. They also tried to prove that under Delhi Sultanate there was some sort of hierarchy in the administrative structure. Example, under Sultan, Muslim nobles, Hindu nobles and soldiers, etc. So since there was hierarchy and land grant दिया जा रहा है और hierarchy है, so it is feudal system, which was not the case, right. क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन फ्यूडलिज्म का जो मॉडल है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं थे, राइट. बट व्हेन वी ऑब्जर्व माइन्यूटली वी फाइंड दैट इन इक्ता सिस्टम सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म आर मिसिंग. क्या क्या? पहला तो है, normally under feudalism king's position was weak, but under Delhi Sultanate many sultans enjoyed too much power, right.
इन यूरोपियन फ्यूडलिज्म किंग की पोजीशन वीक क्यों है? बिकॉज किंग वॉज डिपेंडेंट एज फार एज आर्मी मिलिट्री पावर गोज, किंग वॉज डिपेंडेंट ऑन देयर ड्यूक्स एंड बैरन्स एंड नाइट्स। किंग का जो अपना वैनगार्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि अकेला किंग जो है वो पूरी की पूरी किंगडम पर कंट्रोल कर सके। किंग को डिपेंडेंट रहना पड़ता था बैरन और नाइट्स के ऊपर, बैरन ड्यूक बैरन नाइट्स के ऊपर। वेरस दिल्ली सुल्तान के पास अपना एक बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री कंटिजेंट हुआ करता था, राइट। नोबिलिटी को रेवेन्यू कलेक्ट करने का असाइनमेंट दिया गया, इसलिए उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही है, राइट। और उनको असाइनमेंट दिया कि तुम एक्सपेंड करो, इसलिए उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही है। या जब सेंटर को जरूरत पड़े तो तुम अपनी आर्मी भेजो, बट स्टिल सेंटर के पास जो है वो सुल्तान के पास अपना एक बहुत स्ट्रांग आर्मी जो है वो मौजूद रहती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर किंग के पास अपना लैंड तो हुआ करता था बट नॉट एज कंपेरेबल टू सुल्तान। सुल्तान के पास खलीसा था, बहुत बड़ा खलीसा लैंड थी सुल्तान के पास, जिसमें से बहुत रेवेन्यू सुल्तान को आता था, जिससे सुल्तान जो है वो अपनी आर्मी, एक स्ट्रांग अपनी आर्मी मेंटेन करके रख सकता था। सो सुल्तान की पोजीशन जो है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू द यूरोपियन किंग्स ऑफ फ्यूडल टाइम्स, राइट। नेक्स्ट, अंडर फ्यूडलिज्म जागीर वॉज हेरिडिटरी बट इक्ता वॉज ट्रांसफरेबल, राइट। इक्ता इनिशियली इट वॉज ट्रांसफरेबल, इट वॉज एट द वेरी लास्ट जब इक्ता को नॉन ट्रांसफरेबल या हेरिडिटरी बनाया गया, या मुक्ति की पोजीशन को हेरिडिटरी बनाया गया, राइट। बट अंडर फ्यूडलिज्म जागीर जो है वो हेरिडिटरी है, राइट। यानी कि ड्यूक या बैरन है या नाइट है, इनका लैंड जो है वो हेरिडिटरी है, ठीक है। नाउ सुल्तान यूज्ड टू अपॉइंट लॉयल स्लेव ऑफिसर्स बरीद, राइट। स्लेव ऑफिसर्स खासतौर पे बरीद, जो एस्पिनाज अपना वो क्लर्क्स को अपने बिठाया करते थे, राइट। हु कुड पुट अ चेक ऑन दी एम्बिशियस नोबल्स, लाइक ख्वाजा को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और अमील को अपॉइंट कर दिया, बरीद को अपॉइंट कर दिया, अपने लॉयल स्लेव्स को, ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रहे हैं वो, ताकि नोबिलिटी को कंट्रोल में रख सके। जैसे हमने पहले भी समझा है ना, ये स्लेव्स जो हैं वो वैसे घर में आम घर पे काम करने वाले स्लेव्स नहीं थे, वो लेवल के स्लेव्स भी थे वहां पर उस टाइम पर, जो आम घर के काम किया करते थे। बट कुछ स्लेव्स खास तौर पर उनको बचपन से पढ़ाया लिखाया तैयार किया जाता था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में लॉयलिस्ट के रूप में काम कर सके सुल्तान के साथ। अब ऐसा नहीं है ऐसे स्लेव्स केवल सुल्तान के पास ही थे, हर नोबिलिटी जो है वो स्लेव्स खरीदा करती थी, मार्केट्स लगते थे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप किसी बड़े शहर में आज रहते हैं तो वहां पर नॉट टू लॉन्ग अगो स्लेव्स का मार्केट भी रहा हो। आज भी कई ऐसे मार्केट है इंडिया में जहां पर हिंट मिलता है उन मार्केट्स के नाम में कि वो स्लेव्स के मार्केट थे, राइट। नेक्स्ट, अंडर फ्यूडलिज्म नोबल्स आर हेरिडिटरी बट अंडर दिल्ली सल्तनत देयर वाज ऑलवेज एन इन्फ्लक्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। देखिए क्यों हेरिडिटरी पोजीशन जो है वो नहीं बन पा रही थी, राइट। क्यों मुक्तीज की हेरिडिटरी जो या इक्ता हेरिडिटरी नहीं बन पा रहा था? क्योंकि सेंट्रल एशिया से या वेस्ट एशिया से नई नोबिलिटी जो है वो आती जा रही थी। वो आकर सुल्तान को बोल रही थी, या कोई एम्बिशियस कोई व्यक्ति उसको आकर बोल रही थी कि हम आपको 5,000 सैनिक देते हैं, इतना पैसा देते हैं, आप शक्ति में आइए और बदले में हमें ये एकता दे दीजिएगा, यहाँ बिठा दीजिएगा, वहाँ बिठा दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ना कि पॉलिटिकल कन्फ्यूजन का माहौल था, बाद में जो है वो एक मुक्ति की पोजीशन या एकता को हेरिडिटरी बनाया गया। वो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन का एक बड़ा कारण क्या था कि बाहर से नई नोबिलिटी आई जा रही थी, पर्शियंस आए जा रहे थे, मंगोल्स आए जा रहे थे, या डिफरेंट टर्किश ट्राइब्स आ जा रही थी, नई अफगानी आए जा रहे थे, जो कि अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे थे सपोर्ट एम्बिशियस नोबल्स को, या फॉर दैट मैटर सुल्तान्स को, राइट। लाइक सुल्तान के पास आर्मी है बट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक एम्बिशियस नोबल को उठाकर पूरी तरह हटा सके, बट सेंट्रल एशिया से कोई आया, उसने सुल्तान को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। नाउ सुल्तान इज एबल टू सप्रेस द रिबिलियन एंड रिप्लेस दैट मुक्ति, और उसकी जगह दूसरे को बिठा दिया, राइट। इस वजह से हेरिडिटरी पोजीशन बनी नहीं पा रही।
So old elements were replaced by new ones, so there wasn't scope for hereditary nobles. Right? Now let us look at working of Iqta system under different sultans. Different sultans ने ऐसे क्या क्या steps उठाए. अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्चुअली बता दिया है. राइट? नाउ इट वाज इल्तुतमिश हु सिस्टमाइज्ड द इक्ता सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया. He was supposed to have divided a vast region between Multan and Lakhnauti and distributed among different nobles. अराउंड 20 के अराउंड जो है वो इसने इनिशियली इक्ता बनाए. नाउ दीज नोबल्स वर कॉल्ड मुक्तीज, और उन इक्ता पर नोबल को पॉइंट किया आपने, मुक्तीज कहा उन्हें. Now, but there was a big challenge before Sultan, that how to ensure fawazil from Iqta to central treasury. ठीक है, मुक्तीज के एम्बिशन को कैसे कंट्रोल में रखा जाए. So different sultans solved it in their own respective way. Balban appointed an officer Khwaja to supervise income and expenditure of Iqta. Right? So Khwaja कौन अपॉइंट कर रहा है? बलबन. अलाउद्दीन खिलजी इंक्रीज द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द मैटर ऑफ इक्ता, जिसका मैंने एग्जांपल दिया दैट अलाउद्दीन खिलजी ने जो दुआब में इनिशिएशन लिया रेवेन्यू असेसमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन का, अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर्स पास किए कि वही सेम काम जो है वो मुक्ति अपने अपने एरिया में भी करे. ठीक है. Then after that, Tughlaq ruler Ghiyasuddin took further step in this direction and separated the salary of soldiers from the personal salary of Mukti, so that Mukti should not have appropriated a part of the salary of soldiers in his own interest. जैसे मैंने आपको बताया, मुक्ति जो है वो अपने सोल्जर्स को सैलरी कैसे देता था. सुल्तान को वो कह रहा है कि ये इतना पैसा मैं रख रहा हूँ, इसमें से मैं अपनी सैलरी भी ले लूँगा और सोल्जर्स की भी ले लूँगा, जिसमें से बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख लेता था, सोल्जर्स को कम देता था, और जिससे फेवरिज्म और एक तरह का आप मान सकते हैं कि डिसिप्लिन की कमी जो है वो आर्मी में खड़ी हो जा रही है. क्यों? क्योंकि फिर जो उसको सब, क्योंकि देखिए गवर्नर को अपनी आर्मी के दम पर ही इकट्ठा करना है रेवेन्यू, और गवर्नर की आर्मी जो है वो स्ट्रांग होगी तो गवर्नर जो है वो सुल्तान को भी आंख दिखा सकता है. राइट? तो गवर्नर पैसा अपने पास रख रहा है ताकि आर्मी को वो अपने लॉयल बना सके, या ज़्यादातर आर्मी को जो है वो अपने साथ जोड़ कर रख सके. ठीक है. तो वही चीज़ गयासुद्दीन तुगलक ने, वही चीज़ जो है वो तोड़ दी. क्या किया गयासुद्दीन तुगलक ने? कि सैलरी जो है वो अलग से दी जाएगी ताकि फेवरिज्म, आर्मी जो है वो ज़्यादा फेवर जो है वो ना करे गवर्नर को, या गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल आर्मी को अपने कंट्रोल में ज़्यादा ना रख सके. ठीक है. बट एज ए सेड, सबसे बड़े स्टेप्स जो है वो किसने उठाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने. आफ्टर दैट मोहम्मद बिन तुगलक हु टुक many stern steps to put a check over the misappropriation of the fund. पहला काम किया, he started to appoint 2 officers of equivalent status in Iqta, right? मुक्ति एंड वलीउल खराज. राइट? मुक्ति के साथ वलीउल खराज बनाया. मुक्ति को काम दिया तुम एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी वगैरह संभालो. रेवेन्यू जो है वो किसको दे दिया? वलीउल खराज को. वलीउल खराज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसने अपना कोई स्लेव बिठाया. Now the first was accountable for maintaining the general administration, while the second one started to collect revenue in cash and introduce a provision of appropriating the entire collected इक्ता. एंटायर जितना भी कलेक्शन है वो सीधा कहाँ जाएगा? रॉयल ट्रेजरी में जाएगा. देन इट इज फ्रॉम सेंट्रल ट्रेजरी, सारा रेवेन्यू सेंट्रल ट्रेजरी में गया, और सेंट्रल ट्रेजरी से फिर मुक्ति को सैलरी मिल रही है, सोल्जर्स को सैलरी मिल रही है, वेरियस ऑफिसर्स को सैलरी मिल रही है, या जहां जहां पर खर्चा लग रहा है वहां खर्चा दिया जा रहा है सेंटर के जरिए. दैट मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंक्रीज्ड सेंट्रलाइजेशन. देन इट इज फ्रॉम सेंट्रल ट्रेजरी दैट द सैलरी ऑफ मुक्ति एंड दैट ऑफ ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स हैड टू बी इंश्योर्ड. इट वॉज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट देयर वर सो मेनी रिवोल्ट्स अगेंस्ट एमबीटी. एक ये, और एक जो अमील को अपॉइंट किया इसने, जो कि अकाउंटिंग का काम कर रहा था. देयर वर मेनी रिबेलियंस अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक. राइट? Now after all this, let us look at some of the model questions जिनके आंसर्स आपने लिखने हैं, and in the next session or in the live part we will discuss the answers of this question. आंसर्स लिख कर लाइएगा, I will check those answers. Question is, underline the role of Iqta system in establishing the Islamic power in India. Explain the different, 200 words में लिखने हैं आपको सारे ये. Explain the different features of Iqta system. Was it feudal in nature?
underline the political, economic and cultural impact of the ICTA system, right? So in 200 words you will write for each questions. सभी क्वेश्चन के लिए आंसर आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे. ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से रिवाइज करें सेशन को, पिछला सेशन पढ़े, जो बुक्स मैंने रेकमेंड करी हैं उन बुक्स में से आप इन चैप्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर पढ़ें एक बार. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ICTA सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत गोज, हमने पहले पढ़ा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. इन टूडेज सेशन वी कवर्ड द प्रोविंशियल. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन एक बार एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा कंप्लीट, फिर हम एंटर करेंगे सोसाइटी में, राइट. सो मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस आप जरूर देख लें, आंसर्स जरूर लिखें. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.